आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुस्लिम मुल्क खामोश, गैर मुस्लिम ममालिक उठा रहे आवाज। इजराइल के खिलाफ एक और गैर मुस्लिम मुल्क पहुंचा अदालत। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी, जल्द हो सकता है पार्लियामेंट में बिल पेश। भारत सरकार ने 75 भारतीयों को बाहिफाजत निकाला। सीरिया में 50 साल की हुकूमत का हुआ खात्मा। असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड किया जाएगा एनआरसी से लिंक। ख्वातीन को 33% मिलेगा रिजर्वेशन, किसानों को मिलेगा इंटर स्टेट फ्री लोन। ख्वातीन को 1000 देने की स्कीम हुई फेल, स्कीम को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया जोखिम भरा। संभल में मजहबी मकामात के बाहर लगे लाउड स्पीकर हटेंगे, पुलिस ने की सभी कौमी रहनुमाओं के साथ मीटिंग। मुफ्ती खालिद के घर पहुंची एनआईए की टीम, अनाउंसमेंट के बाद जुटी भीड़ ने एनआईए से मुफ्ती को छुड़ाया। जमीयत ने की जस्टिस शेखर यादव की तकरीर की मजम्मत, पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस से सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर एक्शन में कांग्रेस, इशरत जहां या फिर आरफा खानम को मिल सकता है टिकट। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी तनाज़ा सदियों पुराना है, लेकिन हाल ही में गजा में जारी इजरायली जारहियत में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद दुनिया भर के कई ममालिक इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। इजराइल की इस जारहियत को जहां एक तरफ सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक खामोशी से हाथ पर हाथ धरे किसी एक्शन हॉलीवुड फिल्म की तरह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई गैर मुस्लिम ममालिक इजराइल के इस वहशियाना और कातिलाना पॉलिसी के खिलाफ आलमी अदालत तक पहुंच गए हैं। और अब एक बार फिर एक गैर मुस्लिम मुल्क आयरलैंड इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत तक पहुंच गया है। गजा में जारी इजरायली जारहियत के खिलाफ कई छोटे छोटे ममालिक आवाज उठाते नजर आए हैं, लेकिन सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे कई नामी मुस्लिम ममालिक जो इस तनाज़े और जंग को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात को खत्म करने से भी गुरेज किया। ब्राजील, अर्जेंटीना, हंगरी और बोलिविया के बाद अब आयरलैंड इजराइल के जारी जुल्मों के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक आयरलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजरायली कब्जे के खिलाफ साउथ अफ्रीका के नस्लकुशी के मुकदमे में वज़ाबता तौर पर शमूलियत इख्तियार की है, जो इजराइल की इस जारहियत के खिलाफ मुकदमे की हिमायत करने वाला ताज़ा तरीन गैर मुस्लिम मुल्क बन गया है। बुध के रोज आयरिश हुकूमत ने इस केस में मदाखलत के फैसले को मंजूरी दे दी है। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर माइकल मार्टिन ने कहा कि आयरलैंड की शिरकत का मकसद किसी रियासत की तरफ से नस्लकुशी के खिलाफ कमीशन का वसी करना है। मार्टिन ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कहा कि जिस तेजी से इजराइल नस्लकुशी को अंजाम दे रहा है, उसी तेजी से उससे अपने इन जुर्मों के संगीन नतीजे भुगतने होंगे। उधर खामेनी ने जो कुछ सीरिया में हुआ उसे अमेरिका और इजराइल की साजिश करार दिया है, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि हम सीरिया के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो ईरान से रिश्ते ना रखे। जबकि सीरिया की नई हुकूमत ने कहा कि वो ईरान और रूस के साथ रिश्ते बरकरार रखेगा। याद रहे कि सीरिया में जब से बशर उल असद की हुकूमत गई है, इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है और उसने बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मोदी हुकूमत ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। जराए का कहना है कि अब हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी को बनाया जाएगा और सभी पार्टियों के मशवरे लिए जाएंगे। आखिर में ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इसमें सबसे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने हुकूमत को एक वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लंबी चर्चा और आम राय बनाने के लिए हुकूमत इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रोग्राम बना रही है। जेपीसी सभी सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चर्चा करेगी और इस प्रपोजल पर सबकी सहमति की ज़रूरत पर जोर देगी। मुल्क में अभी अलग अलग सूबों में अलग अलग वक्त पर इंतखाबात होते हैं। ये बिल कानून बनने के बाद मुल्क में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। ये बिल अगले हफ्ते इसी विंटर सेशन में लाए जाने की उम्मीद है। हालांकि हुकूमत चाहती है कि इस बिल को लेकर सबकी हिमायत हासिल की जाए। हालांकि इस प्रपोजल पर सियासी बहस भी बढ़ सकती है। अपोजिशन पार्टी इसके बारे में कई तरह के सवाल उठा रही हैं। सीरिया में जारी उठापटक के बीच भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपने भारतीय शहरियों को कभी भी अकेला और मुसीबत में नहीं छोड़ता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो।
बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ तख्तापलट होने के बाद से भारत ने अपने 75 शहरियों को सही सलामत वतन वापस बुला लिया है। जी हां, भारत ने सीरिया में लड़ाकों की ओर से बशर अल असद की हुकूमत को सत्ता से हटाए जाने के 2 दिन बाद वहां से 75 भारतीय शहरियों को बाहर निकाला है। वजारत खारजा ने कहा कि गैर मुल्कों में रह रहे भारतीय शहरियों की हिफाजत हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ये मुहिम दमिश्क और बैरूत में मौजूद भारतीय एम्बेसी की देखरेख में चलाई गई है। वजारत खारजा ने बताया कि सीरिया में हिफाजती हालात का अंदाजा करने के बाद ये कदम उठाया गया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने सीरिया में हाल ही के हालात के बाद 75 भारतीय शहरियों को निकाला है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय शहरी हिफाजत से लेबनान पहुंच गए हैं और भारत के लिए कमर्शियल उड़ानों से वापस आएंगे। 8 दिसंबर को सीरिया में असद की हुकूमत गिर गई क्योंकि बागियों ने कई दूसरे अहम शहरों और कस्बों पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर कंट्रोल कर लिया। बागियों के ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बशर अल असद मुल्क छोड़कर भाग गए। इसकी वजह से उनके परिवार के 50 साल की हुकूमत का खात्मा हो गया। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिशों में असम हुकूमत ने फैसला दिया है कि अगर किसी ने एनआरसी में रजिस्टर नहीं किया तो आधार कार्ड के सभी दस्तावेज भी खारिज कर दिए जाएंगे। वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परेशान बांग्लादेश के शहरियों की दरानंदाजी की कोशिश के मद्देनजर कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, बीएसएफ ने सैकड़ों दरानंदाजों को पकड़ा है। यही वजह है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए फिक्र का मौजू है। हमें अपने सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने आधार कार्ड को सख्त करने का फैसला किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब से आधार एप्लीकेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और सभी जिले में एक इसे चेक करने के लिए ऑफिसर बनाया जाएगा। सभी आधार कार्ड की जांच होगी जिसमें देखा जाएगा कि दरख्वास्त गुजार के वालिद वालिदैन या उसने खुद एनआरसी में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा है या फिर नहीं। इसके बाद ही आधार कार्ड बन पाएगा। सीएम हेमंता ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए कोई फॉर्म नहीं लगाया गया तो आधार कार्ड तुरंत मुस्तरद कर दिया जाएगा और मरकज को एक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की हुकूमत बनते ही हेमंत सोरेन ने ख्वातीन के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बता दें कि उनके ऐलान से झारखंड की आधी आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई है। गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि ख्वातीन को सरकारी नौकरियों में 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। हुकूमत अब नौकरियों में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देगी। झारखंड असेंबली सेशन के तीसरे दिन गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने अपनी तकरीर के दौरान इस बारे में ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने मुफ्त एजुकेशन समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने छठी असेंबली के पहले सेशन को खिताब करते हुए झारखंड हुकूमत की तरफ से कई बड़े कामों का ऐलान किया है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत पॉलिसी बनाकर आदिवासी मूलवासियों को नौकरी में 100% रिजर्वेशन दिलाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने का विधेयक पास कराएगी, जिसे मरकज से पास कराने की कोशिश करेगी। गवर्नर ने सूबे के प्रमुख वादों पर भी रोशनी डाली जिन्हें मरकजी हुकूमत आगे बढ़ाएगी। उनमें सभी किसानों के लिए इंटरनेट फ्री लोन का प्रावधान, केजी से पीजी तक के बच्चों के लिए फ्री तालीम और सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से आवाम को लुभाने में लगी हुई है और सभी पार्टियां आवाम से कई वादे भी कर रही है। अब दिल्ली की मौजूदा हुकूमत आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसा ही वादा आवाम से किया था जो फेल होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के साबिक सीएम और कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ख्वातीन से वादा किया था कि दिल्ली हुकूमत हर महीने उन्हें 1000 रुपए देगी, लेकिन इस वादे का पूरा होना अब नामुमकिन सा लग रहा है।
बजट 2024 में वादे के बावजूद ये स्कीम अभी तक नाफिज नहीं हो पाई है। खातून सीएम एहजाज में पेश हुई ये स्कीम अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे दिल्ली हुकूमत की फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से जोखिम भरा बता दिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली कैबिनेट के ख्वातीन के लिए 1000 रुपये महीने की स्कीम पर कहा कि अगर इस स्कीम को नाफिज किया जाता है तो सब्सिडी पर हुकूमत खर्च 15 से बढ़कर 20% तक हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हुकूमत के लिए लोन लेकर इस स्कीम को नाफिज करना भी आसान नहीं होगा। वहीं असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी इस स्कीम को नाफिज करने की उम्मीद जता रही है। इस स्कीम में करीब 4560 करोड़ रुपए का बजट दिया है। महकमे ने इस स्कीम की कई कमियों का भी जिक्र किया है। स्कीम की कमियों को लेकर बताया गया है कि इस स्कीम के चलते वर्कफोर्स में ख्वातीन की भागीदारी में कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, स्कीम में अहम बदलावों के लिए बजट काफी कम है। इसके अलावा एक कमी ये भी बताई गई है कि इस स्कीम को नाफिज करने में गलत इस्तेमाल करने का भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को लेकर कहा कि इस स्कीम की खूबियां और कमियां दोनों हैं। अब ऐसे में इस स्कीम का नाफिज होना नामुमकिन है। यूपी के जिला संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़के तशद्दुद के बाद अब पुलिस इंतजामिया एक्टिव मोड में है। तशद्दुद में शामिल लोगों की पहचान के साथ ही हालात को नॉर्मल बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। इसी सिलसिले में बुध की रोज को एएसपी और सीओ ने पुलिस स्टेशन में सभी मजहब के रहनुमाओं के साथ मीटिंग की और कानूनों का हवाला देते हुए साफ कह दिया कि किसी भी मजहबी जगह पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, इसीलिए लाउड स्पीकर उतार लिए जाए। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि मीटिंग में पुलिस इंतजामिया ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ मजहबी मकाम के अहते में ही रहनी चाहिए। अगर कोई इस फैसले को लेकर असहमति जता रहा है तो बता दें। वहीं आपको ये भी बता दें कि एएसपी ने कहा कि संभल तशद्दुद में जो लोग मुलजिम हैं और जिनके चेहरे फुटेज में सामने आए हैं और साथ ही जिनकी पहचान हो पाई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बेगुनाह लोगों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दाखिल अर्जी पर कोर्ट के हुक्म के बाद ही सर्वे हुआ था। इसके बाद भारी तशद्दुद भड़का और इसमें 4 लोगों का इंतकाल हो गया, जबकि 29 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के एमएलए इकबाल महमूद के बेटे समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के जिला झांसी में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के यहाँ छापा मारा है। एनआईए ने यहाँ फॉरेन फंडिंग मामले में जांच की है। इल्जाम है कि खालिद नदवी के अकाउंट में बाहर के मुल्क से पैसा आया। इस जांच में मकामी पुलिस इंतजामिया और दूसरी जांच एजेंसियां शामिल है। बता दें, एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन खालिद नदवी के लोगों ने एनआईए एटीएस को घेर लिया और उन्हें नहीं ले जाने दिया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद सलीम बाग खिड़की सुपर कॉलोनी का है। आपको बता दें कि खालिद नदवी ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसी सिलसिले में टीम ने छापा मारा और आने वाली विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल करने में जुटी है। मदरसा टीचर मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी अपने घर से विदेश में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन तालीम देते थे। बताया जाता है कि इसीलिए एनआईए के अलावा कई और जांच एजेंसियों ने एक साथ उनके घर पर छापा मारा और सारे दस्तावेज को खंगालना शुरू कर दिया। इस मामले में एनआईए और एटीएस की टीम ने खालिद से पूछताछ की है, जिसके बाद वे खालिद को ज्यादा पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन खालिद के घर के बाहर भीड़ ने मुफ्ती खालिद को ले जाने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। बता दें, एनआईए दहशतगर्दों के मामले में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अफसरों ने बताया कि एनआईए की टीम प्रदेश के बारामूला, रियासी, बड़गांव और अनंतनाग जिले में छापेमारी कर रही है। कट लगा दो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के मुतनाज़ा बयान की मुल्क भर में चर्चाएं जारी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम तंजीमों में से एक जमीयत उलेमाए हिंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के जरिए विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में किए गए तबसरे की बुध के दिन कड़ी मजम्मत की है और जमीयत ने पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस से न्यायपालिका की विश्वसनीयता की हिफाजत के लिए जरूरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने 8 दिसंबर को एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था, जिसमें जस्टिस शेखर यादव भी शामिल हुए थे। प्रोग्राम में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खिताब करते हुए कहा था कि यूसीसी का मकसद सामाजिक सद्भाव, जेंडर इक्वेलिटी और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है। जस्टिस शेखर ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा। जस्टिस यादव के इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कई ऑपोजिशन पार्टियों ने इसको लेकर कड़ी मजम्मत की है। जस्टिस यादव के इस बयान को लोगों ने नफरती बयान करार दिया है। अब जस्टिस के इस बयान पर जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। मौलाना मदनी ने जस्टिस के बयान की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने ओहदे का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुडिशरी का किरदार इंसाफ को बनाए रखना और समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना है, न कि बांटने वाले बयानबाजी को बढ़ावा देना। दिल्ली में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर अभी से सियासी माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटरों को लुभाने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि ओखला एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, जहां से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाबात में एडवोकेट आरफा खानम या फिर इशरत जहां को टिकट दे सकती है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां सभी सियासी पार्टीज ने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में लग गई है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी वाला एक बड़ा इलाका है ओखला, जहां से फिलहाल आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान एमएलए हैं। लेकिन इस बार यहाँ एक बार फिर अमानतुल्लाह खान जीतेंगे या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यहाँ नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। कांग्रेस की जानिब से वो दो नाम जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को आने वाले असेंबली इंतखाबात में टिकट दिया जा सकता है, और वो हैं इशरत जहां और आरफा खानम। कमाल की बात यह है कि दोनों एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता हैं। इसके अलावा इशरत जहां कृष्णा नगर के जगतपुरी वार्ड से काउंसलर रही हैं। दोनों के लिए मुसलमानों में काफी पसंदीदगी है, इसलिए कांग्रेस की जानिब से अब एमएलए टिकट के लिए ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। बात करें दोनों के सियासी सफर की, तो इशरत जहां ने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर शुरुआत की और फिर कांग्रेस से जगतपुरी की काउंसलर चुनी गईं। साल 2020 में सीएए और एनआरसी के वक्त इनका नाम काफी चर्चा में आया, जब इन्होंने आगे रहकर इन दोनों कानूनों की काफी मुखालिफत की, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई। इन पर इल्जाम लगे कि इन्होंने दिल्ली में 2020 दंगों में मुसलमानों को उकसाया, जिसके चलते इन्हें कुछ साल जेल में भी रहना पड़ा। इन पर यूएपीए भी लगाया गया, लेकिन जेल में रहने के बाद भी इशरत जहां के हौसले कम नहीं हुए। दूसरी तरफ एडवोकेट आरफा खानम की पहचान भी ओखला में एक जानी मानी और मजबूत नाम के तौर पर है। इन्होंने भी अपने सियासी सफर की शुरुआत सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर की और कांग्रेस पार्टी के संगठन में मुतालिफ जिम्मेदारियां निभाई। ओखला के मुसलमानों के मुद्दों को हमेशा उठाती रही हैं। शाहीन बाग एनआरसी आंदोलन में इन्हें खूब चर्चा और सराहना मिली, लेकिन मुल्क भर में लोगों का ध्यान उन्हें तब हासिल हुआ जब शाहीन बाग में होने जा रही बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने रोकने की कोशिश की। अपने टूटे पैर के साथ भी बुलडोजर के सामने डटकर खड़ी हो गई और एमसीडी की जानिब से शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई को रुकवा दिया, जिसके बाद नेशनल मीडिया में छा गई। तब इन्हें अवाम और मीडिया ने शाहीन बाग की शेरनी के नाम से उन्हें मुखातिब किया। आरफा खानम की इस हिम्मत और क़यादत ने उन्हें ओखला की अवाम के दिल में एक अलग जगह दे दी। इसके बाद से आरफा खानम ओखला में अवाम के बीच खास तौर पर महिलाओं में अपनी अलग जगह बना चुकी हैं। आज जब ओखला विधानसभा चुनाव 2025 दूर नहीं है, एमएलए टिकट के लिए दोनों के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों की लीडरशिप और उनकी हिम्मत न सिर्फ ओखला के लोगों में हौसला भरती है, बल्कि ये जाहिर भी करती है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस की पार्टी से टिकट दिया जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कौन ओखला की सीट पर कांग्रेस की तरफ से अपना नाम आने वाले कुछ दिनों में लिखवाएगा।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर और साबिक एमपी इम्तियाज जलील ने मस्जिदों के सर्वे पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सबको लगता था कि भगवान मंदिरों में बसते हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में ढूंढ रही है कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें एक मंदिर नजर आ रही है करके। कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जा रहा है और कह रहा है कि साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी मिलने वाला है करके, खोदो, तो खोद रहे हैं करके। अब मैं उनको बोलने वाला हूँ कि साहब पार्लियामेंट के नीचे आप देखिए, खोद के देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, खोदते। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।